Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Kota. Today discuss about chemical bonding second in ionic solids. आज हम ionic solids के अंतर्गत फैक्टर्स affecting latency energy and बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम क्रम से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जालक ऊर्जा निकालने के लिए जो इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 18, U0 बराबर कैपिटल N कैपिटल A स्मॉल e स्क्वायर कैपिटल Z स्क्वायर अपॉन D0 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन स्मॉल n ब्रैकेट 1। ये हमारी बॉर्नलैंडे इक्वेशन थी जिससे हम जालक ऊर्जा निकालते हैं। इसमें जो कैपिटल N था वो एवोगाड्रो नंबर और E इलेक्ट्रॉन या आवेश, ये दोनों क्या थे, आपके कांस्टेंट हैं, स्थिरांक हैं, किंतु जो अन्य सभी संख्याएं हैं वो आपकी चेंजेबल हैं। अतः इन सभी के मानों पर जालक ऊर्जा का मान निर्भर करेगा। क्लियर? जो इक्वेशन 18 थी उसमें दो, एक तो एवोगाड्रो और दूसरा E, ये तो आपके स्थिरांक हैं, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन अन्य सभी चेंज हो जाएंगे और इन्हीं के बिहाफ पर हम जालक ऊर्जा का मान निर्भर करेगा। तो आइए सबसे पहला जो कारक है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला वो है आपका आयनिक आवेश या आयोनिक चार्ज। ये किस प्रकार से जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है? जालक ऊर्जा आयनिक आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से कहें कि आयनों पर जितनी अधिक आवेश की मात्रा होगी उस यौगिक की उतनी ही अधिक जालक ऊर्जा होगी। और अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो U0 इज इक्वल टू Z स्क्वायर, मतलब ये Z स्क्वायर के बराबर होगी। Z स्क्वायर क्या है? आवेश की मात्रा के अगर अधिक हो रही है तो उसकी जालक ऊर्जा भी अधिक होगी। पहला कारक तो आपका ये है। दूसरा है आपका आयनिक त्रिज्या या आयोनिक रेडियाई। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है? दोनों आयनों की त्रिज्याओं का गणितीय योग ही आयनिक दूरी के बराबर होता है। क्लियर? दोनों त्रिज्याओं का योग किसके बराबर होगा? आयनिक दूरी के बराबर होगा। जैसा कि हमने जो समीकरण 18 देखा था उसमें भी आपने D0 देखी और वो उस समीकरण से स्पष्ट हो रहा था कि जालक ऊर्जा जो D है उसके कैसी थी? व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात U0 प्रोपोर्शनल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D0, अर्थात D के बढ़ने के साथ जालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। या हम कहें कि आयनिक त्रिज्या के बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिथियम हैलाइडों में फ्लूराइड या से आयोडाइड तक जाने में आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है और इनकी जालक ऊर्जा का मान फ्लूराइड से आयोडाइड तक कम होता जा रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखिए आप इस सारणी में देखेंगे तो लिथियम फ्लोराइड से लेके ये लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, तो इनकी जालक ऊर्जा का मान यहाँ क्या है? इनकी त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है लेकिन जालक ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है। 247, 202, 191, 177। तो ये इसके U0 रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D0 या कहें D इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ। इसी प्रकार से क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की जालक ऊर्जाओं के मान लिथियम से सीजियम तक
कम होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ धनायन की त्रिज्या का मान लिथियम से सीजियम तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनिक त्रिज्या का जालक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा आपका फैक्टर है क्रिस्टल संरचना या मेडुलिंग स्थिरांक, जिसे कहें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर या मेडुलिंग कांस्टेंट। मेडुलिंग कांस्टेंट के वैल्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड हैं और जो कंपाउंड है उसकी जालक ऊर्जा का मान मेडुलिंग स्थिरांक ए, मेडुलिंग स्थिरांक ए के समानुपाती है। अतः हम इसको कह सकते हैं कि U प्रोपोर्शनल टू A, और हम इसको इस प्रकार से भी कहें कि ऐसी क्रिस्टल संरचना जिसके लिए मेडुलिंग स्थिरांक का मान कम है उसके लिए जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मेडुलिंग स्थिरांक A की प्रोपोर्शनल होती है। अगर A बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी और A का मान कम हो रहा है तो जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो ये आपका थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर है आपका जो जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है, वो है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन्स। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैसा कि आपने देखा, बॉर्न एक्सपोनेंट स्मॉल n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयन में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से n का मान भी बढ़ता जाता है और n के बढ़ते हुए मान के साथ जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 18 के अकॉर्डिंग U प्रोपोर्शनल टू किसके है? 1 माइनस 1 अपॉन n, अर्थात n का मान बढ़ने से 1 अपॉन n का मान कम हो जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन n का मान बढ़ जाएगा, अतः जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है वो आपने इस इक्वेशन के माध्यम से समझा। अब बारी आती है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? आप देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल को आप अगर इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो ये एक NaCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें N और ये Cl, NaCl2, यहाँ पर N सॉलिड स्टेट में है और Cl2 गैस स्टेट में है। आगे S सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा गैस में कन्वर्ट हो गया है और आगे फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा ये आयन में कन्वर्ट हो गया है और आगे जाके ये इसकी U0 है। इसी प्रकार से Cl2 को देखें तो डिसोसिएशन एनर्जी के द्वारा ये डिवाइड हो गया है 2Cl से 1Cl में और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के द्वारा ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया है और बाद में ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं और इसकी ये माइनस U0 जालक ऊर्जा है और ये डायरेक्ट माइनस Q भी इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके डिफरेंट पदों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके S4 क्या था? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी। I4 आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। D4 वियोजन ऊर्जा या कहें हम डिसोसिएशन एनर्जी। E4 इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। U0 क्या है? आपकी जालक ऊर्जा या लैटिसी एनर्जी। और Q आपका यहाँ पर आपने देखा माइनस Q, तो Q क्या है आपका? अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका आप बॉर्न हेबर साइकिल का गणितीय समीकरण देखेंगे तो क्या होगा? माइनस Q इन सब के बराबर होगा। देखिए यहाँ केवल माइनस Q है और इधर ये जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के ये बराबर है। माइनस Q बराबर क्या है? S प्लस I प्लस D अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट माइनस E ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट माइनस U0 इक्वेशन नंबर 19। और इसको सॉल्व करें तो क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको? S प्लस I प्लस D अपॉन 2
माइनस ई माइनस यू जीरो, और अगर इस माइनस क्यू जो अपक्रिया ऊष्मा है इसको भी इधर ले लें तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस क्यू बराबर जीरो। तो इस प्रकार से हम इसका जो बॉर्न हेबर साइकिल थी उसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके बारे में ये बताता है। और बॉर्न हेबर क्या क्या करता है, ये बॉर्न हेबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में एक रिलेशन बताने वाला थर्मोडायनेमिक साइकिल है। और इसके अकॉर्डिंग किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा कंप्लीट होती हो। और दूसरा देखें तो पूरे अगर साइकिल में देखेंगे तो पूरे चक्रीय पथ में जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वो सदैव शून्य होता है। यहाँ पर हम NaCl के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये डायग्राम देखा, इस साइकिल में देखा, तो ये पूरा जो उसका परिवर्तन है वो कैसा हुआ, जीरो। अब हम इसके NaCl के लिए बॉर्न हेबर साइकिल के जो स्टेप्स हैं उसका डिटेल से डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले देखिए आप NaCl सोडियम परमाणुओं का पृथक होना, सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम्स, किस प्रकार से पृथक हो रहे हैं आपने इस साइकिल में भी देखा था। सोडियम धातु में ये Na सॉलिड स्टेट में है, तो सोडियम धातु में परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सर्वप्रथम इन्हें क्या करते हैं हम, सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा गैसीय अवस्था में लाया जाता है, और इसके लिए दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। और सोडियम धातु के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो 26 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। देखिए इस इक्वेशन के माध्यम से ये Na सॉलिड स्टेट में है, प्लस ये इसकी सब्लिमेशन एनर्जी इसको दी गई, और वो किस में परिवर्तित हो गया, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के द्वारा गैस स्टेट में, Na गैस। दूसरा स्टेप में आपने देखा सोडियम धनायनों का बनना, आपने डायग्राम में ध्यान से देखा होगा। तो पहले तो सोडियम सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा गैस में कन्वर्ट हुआ और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा वो आयन में कन्वर्ट हुआ। तो इसी चीज को स्टेप्स के माध्यम से डिटेल से समझा रहे हैं। तो सोडियम धनायनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कैटायंस, बने हुए गैसीय परमाणु, जो ये गैसीय परमाणु बने थे, को ऊर्जा देकर उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। इसके लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव के बराबर होती है, और सोडियम के लिए आयनन विभव का जो मान होता है वो होता है 118 किलो कैलोरी प्रति मोल। देखिए यहाँ पर ये आपका जो गैसीय स्टेट में परमाणु है इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 118 किलो कैलोरी दी गई, तो ये Na प्लस गैसीय में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। फिर बारी आती है क्लोरीन परमाणुओं का बनना। क्लोरीन परमाणुओं के बनने के लिए जब क्लोरीन के अणु को आपने देखा था वहाँ 1/2 Cl2 था, तो उस अणु के रूप में है, अणु को वियोजन ऊर्जा दी जाती है तो 2 क्लोरीन परमाणु बनते हैं। और क्लोरीन का एक परमाणु प्राप्त करने के लिए इसकी आधी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए लिखा हुआ है D/2। तो वियोजन की ऊर्जा टोटल कितनी है, 57.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यहाँ पर कितनी देने की आवश्यकता है, 28.9 किलो कैलोरी, और ये Cl गैस में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन ऋण आयनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एनायंस। जब क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहाँ ये गैसीय स्टेट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, वो क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर Cl माइनस। और इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है जो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा वो होगा 90.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसी प्रकार से अब लास्ट में देखिए आप सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन पेयर्स।
जब विपरीत आवेशित सोडियम क्लोराइड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक आयन युग्म बनाते हैं और क्रिस्टल जालक में एक विशेष व्यवस्था प्राप्त करते हैं, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकलेगी जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का जो मान आएगा वो 180.4 किलो कैलोरी प्रति मोल होगा। आप देखिए Na प्लस Cl माइनस NaCl माइनस गैस U0 कितना है 180.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस प्रकार कुल जो रिएक्शन में एनर्जी 5 पदों के योग से प्राप्त होती है वो -Q बराबर, जैसा कि हमने अभी उस साइकिल के बाद में ये इक्वेशन देखी थी, -Q बराबर किसके होता है S प्लस D/2 प्लस I माइनस E माइनस U0। तो इन सबको अगर इनकी एनर्जीज की वैल्यूज को हम रख दें तो 26 प्लस 28.9 प्लस 118 माइनस 19.7 माइनस 180.4, तो ये आएगा -Q बराबर कितना हो गया -98.2 और Q बराबर क्या हो जाएगा 98.2 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि प्रयोग द्वारा सोडियम धातु और क्लोरीन गैस की जो अपक्रिया ऊष्मा है वो 98.2 किलो कैलोरी प्रति मोल ही प्राप्त होती है। अब आप देखिए सोडियम S प्लस 1/2 Cl2 गैस, तो NaCl प्लस Q और Q बराबर कितना है आपका 98.2 किलो कैलोरी प्रति मोल। इन सभी ऊर्जाओं के मान SI प्रणाली में किस प्रकार से होंगे, S का होगा 108.8 kJ प्रति मोल, D का होगा 241.8 kJ प्रति मोल, U0 का 754.8 kJ प्रति मोल। इसी प्रकार से I और E का होगा और इन सब के वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में रख दें -Q बराबर S प्लस D/2 प्लस I माइनस E माइनस E0, तो जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी -410.9 kJ प्रति मोल। तो इस प्रकार से आप इन सभी के वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इनके बॉर्न हेबर्ट साइकिल के क्या क्या उपयोग हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।